प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। ईरान अमेरिका जंग छठे रोज़ में दाखिल हो गई है और जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं इसका दायरा कार भी वसी होता चला जा रहा है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि इंडिया भी एक तरह से इसमें इन्वॉल्व हो गया है, क्योंकि एक ईरान का शिप जो इंडिया से वापस आ रहा था उसको अमेरिका ने निशाना बनाया और इंडियन ओशन में डबो दिया। अब सारी जो तनकीद है वो इंडिया के ऊपर हो रही है, न सिर्फ बाहर से बल्कि ख़ुद इंडिया के अपने एक्सपर्ट्स जो हैं वो भी इंडिया के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। ईरान ने ख़ुद भी कहा है कि हम इस जगह पर जहाँ पर निशाना बनाया गया है हम इंडिया के मेहमान थे और मेहमानों के साथ ये सलूक किया गया। दूसरी तरफ ये आज़रबाईजान ने यह दावा किया है कि वहाँ पर भी ईरान की जानिब से एक ड्रोन फेंका गया है जिसमें 2 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। तो क्या इस जंग का दायरा वसी हो रहा है और इंडिया किसी न किसी तरह इस जंग का हिस्सा बन रहा है और वाकई वो जो एक दोस्ती का राग लापता था ईरान के साथ वो अब दुश्मनी पर उतर आया है। तो ये तमाम चीज़ें बहुत सारे सवालात को जन्म दे रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर हम हमला ना करते तो ईरान बस 2 हफ्ते में न्यूक्लियर पावर बनने वाला था। ये एक कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट है क्योंकि कुछ अर्सा पहले जब हमला किया था ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पे अमेरिका ने तो कहा था कि हमने न्यूक्लियर पावर बनने की सलाहियत को ख़त्म कर दिया है और अपनी जीत का उन्होंने दावा किया था। और आज कह रहे हैं कि 2 हफ्ते बाद ईरान एटमी पावर बनने वाला था। तो डोनाल्ड ट्रंप की कौन सी बात सही है? बहुत सारे पहलू हैं इस जंग के, जिसमें से एक ये भी है कि एक इत्तला यह है कि कुर्दों को या मुसल्लह अफराद को या बागियों को ईरान में दाखिल करने का प्लान बनाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि वो वहाँ पर अपना जो किरदार है वो बागियों की सूरत में अदा करें और यूँ अपने मकासद हासिल करें अमेरिका ईरान के अंदर। इन तमाम चीज़ों पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ आज प्रोग्राम में जनरल जाहिद महमूद साहब मौजूद हैं, प्रिंसिपल ऑफ नर्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, खुशामदीद। प्रोफेसर अदील मलिक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आपको भी खुशामदीद। और डॉक्टर जफ़र नवाज जसपाल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप डीन है स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस कायदे यूनिवर्सिटी में। मैं सब मेहमानों को खुशामदीद कहूँगा। जनरल साहब, सबसे पहले इंडिया क्या कूद पड़ा है इस जंग में अनअनाउंस तरीके से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी जी। देखिए, इंडिया तो ऑलरेडी जो पिछली भी 12 डेज वॉर थी जिसकी एक्सटेंशन जिसको मैं समझता हूँ जो अभी एप्लीकेशन हुई है यूएस इजराइल की, वो उसी की एक्सटेंशन है। उसमें भी इसके फुटप्रिंट्स पाए गए जी। और इंडिया का ये एक नेचर रहा है, कैरेक्टर, नॉट दिस कि मैं एक पाकिस्तानी डिफेंस एनालिस्ट तो मैं इंडिया को अब एक मौका मिला, तो दिस इज देयर हिस्ट्री विच आई एम नरेटिंग इट जी। और उसमें भी उनके फुटप्रिंट पाए गए। अभी आप उनके देख लिए कुलभूषण साहब का जो इंडिया का था उसका भी और ईरान के अंदर थोड़ा सा नेक्सस हमने देखा। कहने का मकसद ये कि ये फ्रेंडशिप करते हैं, दोस्ती करते हैं और फिर स्टैप करते हैं। तो जो पिछली 12 डेज की थी उसमें लॉट ऑफ इंटेलिजेंस शेयरिंग की रिपोर्ट्स थी और ईरानियन जो लीडरशिप है, सीनियर लीडरशिप, उनको इस चीज का अंदाजा है जी। इस दफा उनको बिल्कुल अंदाजा था, लेकिन स्टिल एक फ्रेंडली कंट्री के तौर पे वो उनके साथ एक्सरसाइज कर रहे थे। और वैसे भी इंटरनेशनल टेरिटोरियल जो वाटर्स हैं, इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द होस्ट कंट्री कि वो प्रोटेक्ट करना होता है, उसने ये इंश्योरेंस देनी होती है। और अगर उन्होंने ये, और इंडिया वैसे आपको पता है कितना ह्यू एंड क्राई करता है, अभी प्रेसिडेंट ट्रंप पे भी बड़ा गुस्सा दिखाते रहे, अपनी ह्यूब्रस अप्रोच भी दिखाते हैं। तो इस पे उन्होंने मेरे ख्याल में अमेरिकन एम्बेसडर को बुला के या किसी को कंडेम तक नहीं किया होगा या डिबाश भी नहीं किया होगा कि यार ये क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। इट मीन कि दे आर पार्टनर टू इट। कतर के बीच में इनके नेवल ऑफिसर्स पकड़े गए, आपको याद होगा, वो मुसाद के लिए काम कर रहे थे। तो देयर इज लॉट ऑफ एफिलिएशन है इनकी, मोसाद के साथ इनकी कोलैबोरेशन है, कोऑपरेशन है। और ये जो लार्जर जो पिक्चर है उसके बीच में ये जो जूइश ज़ायनिज्म और हिंदू ज़ायनिज्म का जो गठजोड़ है, ये टेक्निकल ऑपरेशनल लेवल्स पे इन ऑल डोमेन्स, ये अभी पॉलिटिकल लेवल पे मोदी साहब की प्रेजेंस इन इजराइल, दैट इज क्लियर रिफ्लेक्शन कि वो है क्या। और ये थोड़ा सा और अभी ये मिलिट्री कोलैबोरेशन, ऑफ कोर्स इट इज फ्लोइंग फ्रॉम द पॉलिटिकल कोलैबोरेशन बिकॉज मिलिट्री ने तो जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको यूज करने के लिए मिलिट्री को इस्तेमाल करते हैं। 1 नंबर 2, ट्रंप साहब की खुशनुदी के लिए और वो उनको रिवाइव करने के लिए अपना वो आपकी बार ट्रंप सरकार और माय फ्रेंड, हर एक उनका फ्रेंड है, फ्रॉम हैबतुल्लाह टू ट्रंप,
वो जी। तमाम फ्रेंड्स को बहाल करना चाहते हैं। उसके लिए वो ही कैन गो टू एंड दे कैन गो टू, संघ परिवार कैन गो टू एनी एक्सटेंट। तो मेरे तो जेहन में कोई डाउट नहीं है। और ये जो दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन, जो एम्बेरसमेंट भी एक किस्म की है कि आपका जो जहाज है वो अमेरिका ने मार गिराया, और ये उसने सॉरी मारा है, पानियों के अंदर संक किया है, लेकिन वो ट्रेनिंग मिशन पे था। और प्योरली जो नंबर ऑफ पीपल जो जहाज पे थे वैसे 140 130 होने चाहिए, लेकिन जब कम्बैट में अगर वो मोड में होता या वो तैयार होता या लड़ाई वाली हालत पे होता फिर उसको मारते, तो इट्स ऑल राइट। जब एक फ्रेंड के तौर पे बुलाया गया, वहां पे वो आपकी एक्सरसाइज कर रहे थे, आपका काम था इंश्योर करते कि उनकी जो सेफ्टी प्रोटेक्शन, हम भी मल्टीलैटरल एक्सरसाइजेस। लेकिन क्या इंडिया ये कह सकता है कि जी ये श्रीलंकन वाटर्स में हुआ है, हमारे पास तो वो चले गए थे? देखिए, जब इस लेवल के ऊपर एंगेजमेंट्स होती हैं तो देयर आर सर्टेन चैनल्स जहां पे कन्वे जरूर किया जाता है कि वी आर गोइंग टू डू दिस एक्शन इन योर, इनके इकोनॉमिक जोन्स, जो भी इनका वाटर है। अभी आपने उन्हीं के लोगों की मुझे बातें सुन रहे हैं जो आप बता रहे हैं, तो वो खुद कन्फेस कर रहे हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और हमारा काम था, एम्बैरेसमेंट। इसका मतलब है कि दे वर इन देयर एट देयर साइड। और इस लेवल पे इंडिया इज नॉट अ नॉर्मल कंट्री के उसको बताए बगैर या उसको कॉन्फिडेंस में लिए बगैर, एंड स्पेशली अमेरिकन का तो मुझे नहीं पता, इट इज नॉट पॉसिबल कि इजराइलीज इनको कॉन्फिडेंस में लिए बगैर इतना बड़ा एक्शन करते इस तरह का जो उन्होंने किया। 130 सेलर्स उसमें बिल्कुल। और अब्बास अराक्ची साहब ने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने कहा भी है, इस जहाज का नाम लेकर उन्होंने कहा कि अ गेस्ट ऑफ इंडियाज नेवी कैरिंग ऑलमोस्ट 130 सेलर्स वाज स्ट्रक इन इंटरनेशनल वाटर्स विदाउट वार्निंग। तो ये उन्होंने इसके बारे में कहा भी। अब प्रोफेसर अदील मलिक साहब, आप कैसे देख रहे हैं, जंग का साइज बड़ा हो रहा है और क्या इंडिया इसमें किसी न किसी तरह अब कूद रहा है? देखें, जो आप एक लंबे दौरानिए पे देखें तो आपको ये बड़ा अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि जो हिंदुस्तान 1960-70 की दिहाई में एक नॉन अलाइन मूवमेंट का हिस्सा था, वो आहिस्ता आहिस्ता पर्दा उठ रहा है और इंडिया अब एक फर्मली ज़ायनिस्ट कैंप के अंदर आ गया। ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा तशवीशनाक बात है, क्योंकि एक तरफ आपके हिंदुस्तान है, दूसरी तरफ ईरान अगर टूट फूट का शिकार होता है तो वहां तक इजरायली इन्फ्लुएंस आएगा। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल एंश्योर्ड समझें कि अगर ऐसी कोई सूरत हाल होती है तो वही जो आज बात हो रही है कि कुर्दिश मिलिटेंट्स को आप लेके आएं और अंदर रिजीम चेंज में हेल्प करें, तो हिंदुस्तान इजराइल के साथ मिलके बलूचिस्तान और आप उसके बॉर्डर के अराउंड इश्यूज क्रिएट कर सकता है। मेरे ख्याल में हमारे लिए ये वेकअप टाइम है। अब हम पाकिस्तान में बैठ के बाहर की जो हालात हैं उसका सिर्फ तस्करा नहीं कर सकते, बल्कि हमें एक्टिवली सिनारियोज बिल्ड करने चाहिए कि मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है उसको कैसे हम जोड़ें, स्टेट सोसाइटी रिलेशनशिप को आपस में जोड़ें, मुल्क को अंदर से मजबूत करें। क्योंकि ये जो मोदी साहब का पहले यूएई के जो प्रेसिडेंट थे वो वहाँ तशरीफ ले गए, उसके बाद मोदी साहब का जाना चंद दिन वॉर से पहले इजराइल में, और अब इजराइल कह रहा है कि हम हमारी बहुत सारी डिफेंस प्रोडक्शन जॉइंट इंडिया के साथ होगी। अब ये उनका गैम्बल सक्सीड होता कि नहीं, लेकिन ये एक नया वेरिएबल आ गया है कि पाकिस्तान अब मशरक़ वुस्ता के बिल्कुल मार्जिन्स पे नहीं है, बल्कि मशरक़ वुस्ता के अंदर जो नई गेम हो रही है उसके अंदर एम्ब्रॉयल हो रहा है। और ये हमारे जो तज्ज़ियाकार हैं, हमारे जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं, उनके लिए एक नया चैलेंज दरपेश आ रहा है। लेकिन जिस तरह मैं मिडल ईस्ट को स्टडी करता हूँ यहाँ पे ऑक्सफोर्ड में, उस लिहाज से अब ये एक पाकिस्तान इंक्रीजिंगली इज नो लॉन्गर ए मार्जिनल एक्टर, इट इज बीइंग ब्रॉयल्ड ड्रॉन इनटू दिस लार्जर स्ट्रगल। एक तो ये मैं देख रहा हूँ। दूसरी चीज ये है कि आपकी जो वॉर है वो लगता है कि कॉस्ट अमेरिका के लिए भी, बाहर के लिए भी बढ़ रही है, लेकिन इजराइल के लिए ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है, क्योंकि पिछले 57 सालों से जो इजरायली रजीम थी उसका ये ख्वाब था कि वो किसी तरह आखिरी जो रखना है मिडल ईस्ट की एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन में, वो ईरान को किसी तरीके से न्यूट्रलाइज करें। अभी तक तो वो कामयाब नहीं हो रहे, लेकिन मेरे ख्याल में वो इसको तवालत दे सकते हैं जंग को, जब तक कि वो ऑब्जेक्टिव अचीव ना हो। और कल जो तेल अवीव के थिंक टैंक के एक बंदे ने जो कहा वो बहुत खौफनाक बात है। उन्होंने कहा हमारे सामने जो आउटकम्स हैं उसमें अगर यहाँ पे रजीम कलैप्स होती है, स्टेट कलैप होती है, सिविल वॉर होती है, हम तमाम
ऑप्शंस के लिए जो है तैयार है, और वो सब ऑप्शंस हमारे लिए काबिल कबूल हैं। तो अब आप ज़रा एक लम्हा सोचिए कि ईरान अगर बाल्कनाइज होता है, अगर उसकी स्टेट कलैप्स होती है, उसके इंस्टीट्यूशंस कलैप्स होते हैं, तो आप सोच सकते हैं पाकिस्तान के ऊपर कितना बड़ा दबाव आ सकता है। तो इस चीज़ के लिए हंगामी तौर पे मेरे ख्याल में हमारे जो थिंक टैंक्स हैं और हमारे जो रेलेवेंट इदारे हैं उनको इसके ऊपर गौर व फिक्र करनी चाहिए। बिल्कुल सही है। डॉक्टर ज़फ़र साहब, आपके ख्याल में आप इत्तफाक करते हैं कि पाकिस्तान को आराम से नहीं बैठना चाहिए और सिनेरियोज डेवलप करने चाहिए, और अगर आप इत्तफाक करते हैं तो किस किस्म के सिनेरियोज हो सकते हैं, पाकिस्तान क्या कर सकता है? देखिए, बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि पाकिस्तान को वर्स्ट केस सिनेरियोज में थिंकिंग करनी पड़ेगी। एक तो हमारा इंटरनल सिनेरियो है, फिर हमारे बॉर्डर पे वॉर है, चाइना को एक्सेस मिलेगी गवादर की, ना हमें मिलेगी, तो एक बॉर्डर का जो है वो एरिया बन जाता है। तो ये इसके तरफ उनका इशारा है। दूसरा ये कि पाकिस्तान एक जो मिडल ईस्टर्न सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है उसका हिस्सा है, और जब से हमने डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया उससे हम मज़ीद उसके अंदर चले गए, तो हमें इसके ऊपर बड़ा नज़र रखनी पड़ रही। तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने अभी तक इसराइल को एक्सेप्ट नहीं किया, जिस तरह ईरान ने नहीं किया, और नेचुरली इसराइल जो है वो अपने आप को कंसीडर करता है कि पाकिस्तान उसके लिए थ्रेट पोज कर सकता है। और जिस तरह अभी हम देखें एक एग्रीमेंट है I2U2, इंडिया, UAE, इसराइल एंड यूनाइटेड स्टेट्स, तो उसमें वो इसको हम कहते हैं मिनी लैटरल सिक्योरिटी ग्रुप। उस मिनी लैटरल सिक्योरिटी ग्रुप में इनकी बहुत सी कन्वर्जेंस ऑफ द इंटरेस्ट है, जिसमें हम देख रहे हैं कि UAE तो डाउन प्ले करेगा, मगर बाकी तीनों की बहुत ज़्यादा सिनर्जी नज़र आ रही है। और उस सिनर्जी में हमें जब देखेंगे तो उनकी कॉपरेशन जो है इंटेलिजेंस गैदरिंग पे होगी, उनकी कॉपरेशन डिफेंस इक्विपमेंट की ट्रांसफ़र की होगी। और जिस तरफ अदील साहब इशारा कर रहे थे कि इंडिया और इसराइल का डिफेंस पैक्ट ये बहुत अरसे से चल रहा है। इंडिया के जो अग्नि मिसाइल प्रोग्राम है वो उसमें सक्सेसफुल हुआ जब उन्हें पहले क्लैंडस्टाइनली, बाद में ओपनली ये जो है एरो मिसाइल की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की गई, उसका उन्होंने नेविगेशन एंड प्रोपेलेंट सिस्टम यूज़ किया। इसको हालांकि ये ऑफेंसिव है वो डिफेंसिव है, मगर इसको यूज़ किया। तो इनके बहुत से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मगर बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें एक चीज़ है कि जितना भी इसराइल में इक्विपमेंट डेवलप होता है या मिलिट्री इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स जो है वो कोई भी डील करता है तो उसको पहले अमेरिकन से परमिशन लेनी पड़ती है, अदरवाइज़ वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनके डुअल लाइसेंसिंग में बहुत सी चीज़ें हैं। तो लिहाजा इसका मतलब है कि अमेरिकन इसको इनकरेज कर हैं कि वो इसराइल और इंडिया डील करें। तीसरी एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे कर दूँ कि पिछले 23-24 सालों में इंडिया ने ईरान में एक अपनी काफ़ी प्रेजेंस इस्टेब्लिश की है। एक उसमें डिफेंस पैक्ट भी इन्होंने साइन किया था ईरान के साथ, फिर 2003 में, फिर 2009 में उसको रिवाइव किया गया। फिर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग भारत वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ईरान की अफ़गानिस्तान की पिछले 2 अमेरिकन के दौरान रिंग रोड पे काम करते रहे, और फिर चाबहार में और जैदान रोड पे। जब इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उसमें जब इंडियन कंपनीज ने यहाँ पे आई तो उन्होंने लोकल भी रिक्रूट किए, जिनको वो रॉक एजेंट भी बनाए। इंप्रेशन ये था कि वो हमारे अगेंस्ट यूज़ हो, और हमारे अगेंस्ट तो यूज़ हो रहे हैं, हुए भी हैं। कुलभूषण, बिल्कुल आपने सही फरमाया। तो मुसाद के साथ जितनी उनकी क्लोजनेस हो रही है उसमें डेफिनेटली रॉ ने और मुसाद की वर्किंग है, जो कि क्योंकि CIA के बारे में ये कहा जाता है कि जो ईरानियंस हैं वो काफ़ी कॉन्शियस रहे हैं, मगर ये जो रॉ वाला नेटवर्क है जो सोल टू मुसाद, जो इतनी पेनिट्रेशन है उनकी इस तरह, तो इस तरह के कोलैबोरेशंस के इंडिकेशंस नज़र आ रहे हैं। जिस तरह शुरू में इंट्रो में आप बता रहे थे कि उनका शिप आ रहा है, तो वो एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इंडियन, क्योंकि इट वॉज अ गेस्ट ऑफ द इंडिया, और इंडियन वाटर्स है, इंडियन ओशन है। तो वो जो इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर तो अपने आप को कहता है, मगर वो तो अपने मेहमान की हिफाजत नहीं कर सका। तो ये बड़ा बड़ा कम्प्लेक्स है। और ये आपके ख्याल में ये इंडिया की नाकामी थी या वहाँ से इंटेलिजेंस लीक हुई थी, या वो पार्टनर के तौर पे काम कर रहा है अमेरिका के साथ? देखिए, मैं इसमें उसको पार्टनर भी नहीं कह सकता, इसके अगेंस्ट इंटेलिजेंस लीक की भी नहीं कह सकता। नाकामी ये मेरा ख्याल है कि इंडिया को अमेरिका ने स्नब किया। इंडियंस ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, उनको स्नब किया गया है। और इंडियंस को वो जो एक जोम था कि हम जिस तरह पहले नॉन अलाइंड का वो बजाते थे, अब अमेरिकन उनको कह रहे हैं कि I2U2 में है, क्वाड में है, और उसके साथ वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है इंडियन ओशन के। तो वो एक जिसको आप कहते हैं
सुपरियॉरिटी कम्प्लेक्स में है, मगर ये उनको स्नब भी किया गया, उनको रिजेक्ट भी किया गया। कि इसका मतलब ये है कि अमेरिका जो है या प्रेसिडेंट जो ट्रंप है, इस वक्त ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, वो साउथ के कंट्रीज़ या डेवलपिंग, चाहे वो इंडिया ही हो, उनकी कोई अहमियत नहीं समझते। हमारा तो एक है इस पे इशू कि जी के इंडिया के साथ हमारा, मगर अगर उनके वो जो फ्रेंडली एक्सरसाइज थे, वो नेवल एक्सरसाइज से मेलामन पर क्या उसका कहते हैं मिलान, उसमें से वो आ रहा है, तो उसकी सिक्योरिटी, या अगर ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं इंडिया और यूएस, तो यूएस पे लाजमी तक उसकी रिस्पेक्ट करता, या इंडिया में इतनी करेज होनी चाहिए कि वो इस पर डेमोस्ट्रेट करे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसमें अब आपके ख्याल में जनरल साहब, हम देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ से अमेरिका अटैक कर रहा है वहाँ पर अटैक बैक किया है ईरान ने, कतर में भी, बहरीन में, कुवैत में, सऊदी अरब में भी। आपके ख्याल में क्या ईरान अपनी इस जंग को इंडिया तक बढ़ा सकता है, या वो इसका बदला ले सकता है इंडिया से? आई डोंट थिंक सो कि ईरान अभी तक इंडिया के खिलाफ, देखिए वो अपनी जो इंगेजमेंट है वो इंडिया के साथ उन्होंने रखी हुई है। ये रिसेंट हिस्ट्री में इंसिडेंट हुए हैं, लेकिन वो इमीडिएटली इंडिया को, मुझे नहीं लगता कि कभी इस तरह एंगेज करना चाहेगा या करेगा, उतना उसको नहीं फैलाना चाहता। एक्चुअली वो उन्हीं मुल्कों तक लेकर जाना चाहता है। और फिर थोड़े से तो क्वेश्चंस है, कुछ एंगेजमेंट हुए, जैसे आज अजरबैजान में एक एंगेजमेंट हुई है, दिस इज अंडर क्वेश्चन। जो इराक के अंदर कुर्दिश हेडक्वार्टर के ऊपर एंगेजमेंट हुई है, अंडर क्वेश्चन, क्योंकि ये, और उसके अलावा कुछ कतर में सऊदी अरेबिया में जो रिफाइनरी की एंगेजमेंट है, उसके ऊपर सवालिया निशान है, क्योंकि इतना स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्ट खराब, ठीक है उसने एंगेज किया है, एनगल्फ किया है बाकी कंट्रीज को भी, लेकिन अपना जो स्ट्रेटेजिक अप्रोच है इतनी भी नहीं फैला देगा कि खुद ब खुद ही अपनी स्ट्रेटेजी उनको क्यास की तरफ ले जाए। तो दीज आर द डाउटफुल थिंग्स। और ये मेरे ख्याल में सऊदी अरेबिया के लिए भी, कतर, इन गल्फ कंट्रीज के लिए भी बड़ा जरूरी है, और अजरबैजान के लिए भी खास तौर पे बड़ा जरूरी है। बिकॉज अभी जब अजरबैजान की आप बात करते हैं तो हमें पता है ऊपर जो अजरी कनेक्शंस हैं, इसी तरह जो पाकिस्तान के अंदर या सिस्तान बलूचिस्तान वाला हमें इम्पैक्ट करता है, और इंडिया उसको में फिर रोल अदा कर सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान की फ्यूचर की जो रिक्रूटमेंट है जो इन्हीं कुर्दों में शायद डाली जाए, तो यहाँ पे वो कहते हैं ना रिक्रूटमेंट के लिए नर्सरियां तो पड़ी, और इंडिया ने आजकल चूंकि इस नर्सरी का ठेका लिया हुआ है जो अफगानिस्तान के अंदर है, तो वो एक इजराइल को और उनके डिजाइन में भी आता है। तो आई थिंक ईरान हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल। मैं जाती तौर पे पहले भी समझता हूँ कि उन्हें यहाँ पे जरा कंटेनमेंट की पॉलिसी रखनी चाहिए थी जो गल्फ कंट्रीज थी, और बाकी ऑल आउट ऑफेंसिव जो भी उन्होंने इजराइल और इंडिया जो अमेरिकन इंटरेस्ट हैं इनसाइड द वाटर्स, उनके ऊपर जाना चाहिए था। लेकिन एनीवेज उनकी स्ट्रेटजी है, बट मैं आई डोंट थिंक सो कि वो इंडिया की तरफ इस तरह डायरेक्ट एंगेजमेंट में ईरान जाना चाहेगा। वो अभी भी अपनी थोड़ा सा, इवन जब वॉर भी असद साहब हो जाती है ना, या जब आपकी दुश्मनी भी, कई इवेंट्स होते हैं, पाकिस्तान में भी कई ऐसे इवेंट हुए जो ईरान की सरजमीन से हुए। आज से कुछ अर्सा पहले तक हम अफगानिस्तान की सरजमीन से बहुत इवेंट्स होते, लेकिन हम एंगेजमेंट अपनी जारी रखते थे। तो वन इंसिडेंट एकदम पूरा नैरेटिव या स्टेट का डायरेक्शन ऑफ कोलैबोरेशन या एंगेजमेंट चेंज नहीं कर देता। अभी तो वॉर है, तो ईरान की ऑप्शंस ऑलरेडी थोड़ी सी कम है, वो कभी भी एक नई उसमें जाना नहीं चाहेगा। हाँ, भूलते नहीं है ईरानियंस, और ईरानियन लीडरशिप, जो सीनियर लीडरशिप है, जो 12 डेज के इंसिडेंट हुए हैं, उनके पास इंफॉर्मेशंस भी हैं, उन्होंने लोग पकड़े भी हैं, गिरफ्तार भी किए हैं। टाइम विल कम, जब वो स्टेबल होते हैं तो वो दे विल ट्राई टू एड्रेस जो भी अपनी कार्रवाई उन्होंने करनी है। बिल्कुल ठीक है सर। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो जो ये पीट हेग्सेथ कह रहे हैं, अमेरिकन वॉर सेक्रेटरी हैं, वो कह रहे हैं कि इस वक्त मुकम्मल कंट्रोल है हमारा स्काइज़ के ऊपर ईरान में, और साथ साथ ये दावा भी अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है कि 73% पिछले 3-4 दिन में जो ड्रोन अटैक्स हैं ईरान की तरफ से, उसमें कमी वाक़ई हो गई है, और बैलिस्टिक मिसाइल्स अटैक्स में 86% कमी वाक़ई हो गई है। तो क्या ईरान हिम्मत हार रहा है? क्या अमेरिका ये जंग जीतने के करीब है? क्या इसको इस अंदाज में देखना चाहिए, या फिर ये ईरान की स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि वो इस जंग को तवील करने के लिए इस तरह से कर रहा है? इस पर भी बात करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। कल तुर्की के हवाले से दावा किया गया था कि ईरान ने वहाँ पर अटैक किया है जिसे इंटरसेप्ट किया गया। आज आज़रबाईजान ने भी ये दावा किया था कि ईरान ने वहाँ पर ड्रोन अटैक किया है जिसमें 2 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। हमारे जहनों में भी ये सवाल था कि ईरान ने अपनी जंग को आज़रबाईजान और तुर्की तक वो क्यों फैलाना चाहेगा, लेकिन अभी ईरान की तरफ से ये तरदीद भी आई है। पहले तरदीद आई थी कि हमने तुर्की को निशाना नहीं बनाया, और अब ये तरदीद आई है कि हमने आज़रबाईजान को भी निशाना नहीं बनाया। ये गलत खबरें हैं। तो फिर आज़रबाईजान में ड्रोन या अटैक कौन कर रहा है, ड्रोन कौन फेंक रहा है, ये इसको किस तरह से समझा जा सकता है प्रोफेसर अदील मलिक साहब, कि ईरान कह रहा है कि हम क्यों तुर्की तक जाएंगे या आज़रबाईजान तक जाएंगे, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वहाँ पर ड्रोन तो बहरहाल आया है जिससे 2 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। तो ये क्या हुआ आपके ख्याल में? ये जो आपके दूसरे 2 मेहमान हैं शायद इसको बेहतर बता सकें, क्योंकि ये मेरा मैदान नहीं है। मैं मिडिल ईस्ट की पॉलिटिकल इकोनॉमी को देखता हूँ, लेकिन मेरी जिस तरह पाकिस्तानियों के हर चीज पे कोई ना कोई एक एनालिसिस होता है। मुझे ये लगता है कि देखें, ईरान को समझने के लिए जरूरी है कि जो जंग साहब भी फरमा रहे थे ना, स्ट्रैटेजी का, मुझे ये लगता है कि ईरान के लिए ये एक एग्जिस्टेंशियल जंग है। जब एग्जिस्टेंशियल जंग होती है तो ऑल बेट्स आर ऑफ। फिर आप कोशिश करते हैं कि वॉर की जो जंग की कीमत है वो दूसरी पार्टी के लिए उसको इंक्रीज करें। अब जहां तक तुर्की का और आज़रबाईजान का ताल्लुक है, तो इसमें ये है कि टर्की जो है ना वो इजराइल की आंख में खटकता भी है, लेकिन वो ग्लोबल सिस्टम के साथ कोऑपरेट भी करता है और नेटो को भी की भी बेसिस है। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि वहां से भी कुछ यानी फ्लाइट्स या उनकी एयर स्पेस वो यूज होती रही। आज़रबाईजान में भी टर्की की जो एंगेजमेंट थी वो अलाइंड थी इजराइल के एंगेजमेंट के साथ। अब ये बेसिकली जहां जहां से मेरे ख्याल में ईरानियों को पता चलता है कि कोई उड़ सकते हैं जहाज, उसको अटैक कर सकते हैं। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जो कुछ अखबारों में आ भी रहा है कि इजराइल खुद इस तरह की कुछ चीजें करे ताकि बाकी मुल्कों को भी जंग में शामिल करे। अब कौन सी पॉसिबिलिटी इसमें होल्ड करती है, वो मेरे ख्याल में जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं या जो ज्यादा नॉलेजेबल लोग हैं वो उसको बता सकेंगे, लेकिन दूर से मैं ये सोच रहा हूँ। लेकिन एज आई सेड कि आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर। लेकिन चलिए मैं आपके सामने एक और सवाल चाहूँगा कि आप उसका जवाब दीजिए कि ये हम देख रहे हैं कि अभी ईरान में जो है वो पिछले 3-4 दिन में कुछ हमलों में कमी वाक़ई हुई है ईरान की तरफ से हमलों में। क्या आपके ख्याल में ये फैक्टर उनके इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करता है, या इस कमज़ोरी को कि उनके पास हथियार ज़्यादा नहीं है और उनके पास जो है वो अपने हथियारों को बड़े एहतियात के साथ संभाल के इस्तेमाल करना चाहते हैं? इसकी वजूहत क्या हो सकती हैं? क्योंकि अमेरिका ये दावा कर रहा है कि 86% बैलिस्टिक मिसाइल में 73% ओवरऑल जो हमले हैं उसमें ईरान की तरफ से कमी वाक़ई हुई है। देखिए, इसमें कई चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये है जो वो खुद ईरानी कह रहे हैं कि हमारे पास 3 फेजेस में चीज़ें थी। शुरू में हमने उनके जो रडार सिस्टम्स थे उनको थकाना था, और उनको थकाने के बाद फिर जो नेक्स्ट स्टेज है उसमें हम अपने अच्छे हथियार सामने लेके आएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ईरान में पिछले हफ्ते में ये चीज़ सामने आई है कि जब ऊपर से खमनाई साहब की शहादत हुई, उनको मारा गया, उसके बाद जो ऑपरेशनली डिसेंट्रलाइज हो गया, तो बहुत सारे जो यूनिट्स हैं ईरान के वो खुद डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, और वो डिसीजन ज़रूरी नहीं कि उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री भी उसको अप्रूव करती हो। तो एक तो वो भी थोड़ी सी स्ट्रगल होगी। दूसरा ये है कि जब पहली फेज़ में ईरान ने बहुत ज़्यादा सख्ती से और फिरोशियसली रिस्पॉन्ड किया, तो उसके नतीजे में आपने देखा कि इजराइल और अमेरिका भी ज़्यादा सख्ती से और ज़्यादा यानी बगैर इस चीज़ का ख्याल रखें कौन से सिविलियन इलाके, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कारपेट बॉम्बिंग हुई है कल भी और परसों भी। तो अब वो कहने को तो ठीक है कि उनका स्ट्रक्चर है, लेकिन उनकी तकरीबन तमाम इंटीरियर मिनिस्ट्रीज, उनके लोकल यूनिट्स, उनके पुलिस स्टेशन गिन गिन के उनको
बिल्कुल ख़राब किया गया है, उसके ऊपर बॉम्बिंग की गई है, तो ज़ाहिर है थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट उससे भी हो सकता है। तो अब ये अल्टीमेटली जो अब हम उस फेज में वॉर की कि इजराइल और अमेरिका ने शो किया कि अगर आप हमारे टारगेट्स करेंगे तो हम आपके लिए ओवरवेलमिंग कॉस्ट आपके लिए भी बढ़ाएंगे, आपके इलाकों तक ये सारी लेके आएंगे जंग। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। जहां तक इकोनॉमी का ताल्लुक है तो उसमें मेरे ख्याल में चंद हफ्तों की बात या चंद महीने मेरे ख्याल में ईरान सस्टेन कर सकता है, क्योंकि वो हार्ड यानी ऐसी नेशन है कि जिसने जंगें बहुत देखी हैं, उनको पता है कि जब शॉर्टेजेस होती हैं उनसे कैसे डील करना है। पिछले 40 सालों से सैंक्शंस भी हैं उनके ऊपर, तो वो बाय एंड लार्ज दे कुड सर्वाइव दैट फॉर इन द शॉर्ट टर्म। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है उससे थोड़े बहुत कोऑर्डिनेशन में और स्ट्रेटेजाइजिंग में वक्फा लाजमी आएगा। बिल्कुल ठीक है। जो मैं अभी जिक्र कर रहा था अमेरिकी वॉर सेक्रेटरी का, जिसमें वो जो पीट हेग्सेथ हैं, जो वो कह रहे हैं कि हमारा मुकम्मल कंट्रोल है स्काइज़ के ऊपर अमेरिका का और इजराइल का। डॉक्टर जफर साहब, अब हम किस चीज़ को कहेंगे कि ये अमेरिका की क्लियर विक्ट्री है? क्या रजीम चेंज को कहेंगे अगर वो होता है, या अगर वो ये दावा करते हैं कि जी हमने इनकी न्यूक्लियर जो कैपेबिलिटी है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है, किस चीज़ को आप अमेरिका की और इजराइल की विक्ट्री करार देंगे? मेरा ख्याल है कि ये कहना मुश्किल होगा, क्योंकि अमेरिकन खुद भी इस बात पे क्लियर नहीं है कि उनकी क्लियर विक्ट्री क्या होगी, उनका ऑब्जेक्टिव क्या था। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के जब हम, ठीक है, एज ए रिसर्चर एनालिस्ट हम बड़े आराम से कहते हैं कि उन्होंने न्यूक्लियर को नंबर 1 रखा, मिसाइल्स को रखा, रजीम चेंज वाज दी, कुछ एनालिस्ट कहते हैं रजीम चेंज वाज दी प्राइमरी। तो अगर रजीम चेंज है तो उसमें तो क्लियर विक्ट्री नज़र नहीं आ रही, क्योंकि उनके जहन में ये था कि जब वो डिकैपिटेट करेंगे सुप्रीम लीडर को तो नई जो लीडरशिप है वो हमारे साथ डील करेगी, जिस तरह वेनेजुएला में हुआ जी। मगर उनके कैलकुलेशन में शायद ये इतना ज़्यादा नहीं था कि जैसे वो एलिमिनेट करेंगे तो एक डिसेंट्रलाइज हो जाएगी सारी चीज़ें और चेन ऑफ कमांड इस तरह ऑपरेट करेगा ऑटोमेटिकली, वो सेलुलर मॉडल पे चले। मिसकैलकुलेट किया उन्होंने। हाँ, उन्होंने मिसकैलकुलेट, क्योंकि ये बिल्कुल सेलुलर मॉडल की तरफ चले गए कि यहाँ पे हायरार्किकल वर्टिकल ऑर्डर की जगह आपने डेलीगेट पावर ख़ास तौर पे इन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। तो एक तो ये है कि आप देखें कि अगर वो अल्टरनेटिव किसको लेके आते हैं, उनका तो ईरान क्राउन प्रिंस रज़ा उनका होगा, वो उसकी तो ईरान में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, ना कोई जानता है। और अभी इस वक्त जो जब से उन्होंने एलिमिनेट किया है, दे फेल टू अंडरस्टैंड किसको वो कर रहे हैं। ये मार्जा है, ये सिर्फ सुप्रीम लीडर नहीं था आयतुल्लाह, ये तो एक मार्जा को उससे भी ऊपर इनकी स्पिरिचुअलिटी में है, लॉजिकल लीडर था। और उसके साथ उस अब जो अपोजिशन जो अपोज कर रहे थे रजीम को, अगर वो भी निकलेंगे तो उनके वो भी इनके हक में जाएंगे। इन्होंने एक नेशनलिज्म को जल किया। मेरा ख्याल है कि ट्रंप और नेतन्याहू की विक्ट्री तो ये होगी कि अगर रजीम चेंज नहीं, सिस्टम चेंज। रजीम तो डिस्टर्ब हो गया, मगर चेंज तो आप रजीम चेंज में 2 चीज़ें हैं ना कि आप गवर्नमेंट या फेसेस चेंज करें, सिस्टम चेंज करने की अगर वो हो जाता है तो वो उनकी होगा, क्योंकि फिर ऑटोमेटिकली उनकी चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी, न्यूक्लियर और वो। दूसरी रहेगी बात न्यूक्लियर की। ये बड़े हैरानगी की बात है कि खुद ट्रंप ने कई दफ़ा क्लेम किया है कि जब उन्होंने 12 जून में ऑपरेशन किया 2025 में, और आखिरी दिन इन्होंने B-52 से स्ट्राइक्स की जिसमें 125 इनके एयर फाइटर जेट्स ने हिस्सा लिया, तो उन्होंने कहा कि उनका तो तमाम प्रोग्राम हमने ख़त्म कर दिया, अब दोबारा वो कहाँ से फिर आ गया। तो दैट्स द पॉइंट। और वैसे भी अगर आप देखें निगोसिएशंस का पैटर्न, तो ये प्रोग्राम ठीक है, ईरानियंस के पास एक साइंटिफिक जिसको आप मैन पावर कहते हैं वो ज़रूर है कि साइंटिफिक मैन पावर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, यूरेनियम एनरिच वो कर सकते हैं, 60% तक गए, मगर ईरानियन खुद उस 60% रिच यूरेनियम को भी एक्सपोर्ट करने पे तैयार थे। 27 फरवरी की जो पॉजिटिव नोट था एंडिंग ऑफ द नेगोशिएशन, केस पॉजिटिव नोट वो ये था कि जी कि हम तैयार हैं। और उसके बाद ये जो सुप्रीम लीडर थे, इनके फतवा था थ्रू आउट। आप पिछले 20-25-30 ईयर्स में एक फतवा पढ़ते हैं जिसमें उन्होंने फतवा दिया था कि न्यूक्लियर वेपन्स आर वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, वी आर नॉट परसुइंग इट। अब उस फतवा देने वाले को तो आपने मिट्टी के कब्र में भेज दिया, तो अब आगे क्या होगा? तो न्यूक्लियर पे भी अब ये
विक्ट्री जो है किस तरह की, एक शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म अब स्टेट्स रियलाइज करेंगी कि क्योंकि हमें न्यूक्लियर पे जाना है, और ये जो फतवा वाली लीडर था वो तो अब चला गया, और इस रियलिटी के बाद देखेंगे क्या आप ह्यूमन रिसोर्स तो ख़त्म नहीं कर सकते। तीसरी है मिज़ल्स पे तो ईरानी कंप्रोमाइज़ भी नहीं कर रहे थे, और यहीं पे आ जाता है कि हमारे पास कोई एस्टिमेट नहीं है कि उनके पास क्या इंडिजिनस प्रोडक्टिविटी है। मगर ड्रोन जो है वो एक, अगर रूडिमेंट्री टेक्नोलॉजी के साथ भी मिज़ल और वो आप ड्रोन्स बना रहे हैं, तो ये एसिमेट्रिकल वॉरफेयर में एक बहुत बड़ा वेपन है। जिस तरह भी आपने भी कहा, आदिल ने भी कहा, बाकी भी जनरल साहब भी कह रहे हैं कि वो एग्जॉस्ट करेंगे डिफेंसिव सिस्टम इनके। जिस दिन भी इनके डिफेंसिव सिस्टम एग्जॉस्ट होते गए, समझ लें कि इसराइल वल्नरेबल हो गया। अमेरिकन के पास पेट्रियट की खपत बहुत कम है, उस हिसाब से जो वो जनरली अब अज्यूम नहीं कर रहे थे। इसराइल का आयरन डोम, वो जो डेवर सिंगर एरो मिज़ल, ये कई जगहों पे चेकमेट हो गए। अभी तक सुपरसोनिक मिज़ल जो फतह है वो ईरान ने यूज़ नहीं किया। अब ये गॉड नोज कि जिस तरीके से कारपेट बर्मिंग कर रहे हैं अमेरिकन और इसराइलीज, उस बर्मिंग में क्या उनकी वो जो टनल्स में जिसमें उन्होंने मिज़ल्स के अपनी प्रोडक्शन रखी हुई है, मिज़ल्स की डिप्लॉयमेंट में रखी हुई है। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि ईरान ड्रोन एक्सपोर्टर भी है। यूक्रेन वॉर में उसके ड्रोन टेस्ट हुए हैं। तो अब वो अगर एक्सपोर्ट कर रहा है तो एक्सपोर्ट तो आप सेकेंडरी कैटेगरी करते हैं, बेस्ट कैटेगरी के वेपन्स तो आप अपने पास रखेंगे और नोइंगली के रीजन में। और ईरान ने जो ये 8 महीने हैं जिनको आप कह सकते हैं कि जून 2025 से अब तक उन्होंने भी प्रिपरेशन की है। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि 2 हफ्ते में ईरान न्यूक्लियर पावर बनने वाला था अगर हम अटैक ना करते। वो अपने अटैक को ऐसा लगता है जस्टिफाई कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि अभी जैसे कि डॉक्टर जफर भी जिक्र कर रहे थे, कुछ अर्सा पहले उन्होंने जब ईरान पर हमलावर हुए थे B-52 के जरिए से, उस वक्त भी यही दावा किया था कि हमने तमाम जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उसको ख़त्म कर दिया है। और ये जो डोनाल्ड ट्रंप का दावा है वो इसलिए भी गलत मालूम होता है कि IAEA ने ये कहा है कि ईरान न्यूक्लियर पावर नहीं बनने जा रहा था या नहीं बनने वाला था। प्रोफेसर दिल साहब, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का दावा जो किया गया था इजराइल की जानिब से और अमेरिका की जानिब से, वो भी दुरुस्त मालूम नहीं होता। उस पर भी पूरी दुनिया ने रद्दअमल दिया कि ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक नहीं है क्योंकि ईरान आपके लिए फौरी तौर पर कोई थ्रेट नहीं था। और फिर न्यूक्लियर पावर बनना IAEA मान रहा है कि ऐसा नहीं होने जा रहा था। आपके ख्याल में एग्जैक्टली अमेरिका इस रीजन में क्या चाहता है, क्या करने के लिए आया है? देखिए, ये बात बहुत अरसे से जो लोग मशरिक़ वस्ता पे काम करते हैं उनको मालूम है कि जो इज़राइल की विज़न है वो तौसी पसंदी की विज़न है। और वो जो तौसी पसंदी या जो उनका एक्सपेंशनिस्ट डिज़ाइन है उसमें उनका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि वीक एंड डिवाइडेड स्टेट्स, यानी ऐसी जो कमज़ोर रियासतें और एक दूसरे से जुड़ी ना हो, कमज़ोर हो, वीक हो और तफरीक हो उन सब में। तो अब वो ऑब्जेक्टिव तो सारा हो गया क्योंकि इराक को डिमोलिश कर दिया गया, लिबिया ख़त्म हो गया, सीरिया भी डिफैंग हो गया, आपका सूडान में भी सिविल वॉर चल रही है। तो आस पास वो कहते हैं कि हम उस वक्त रहेंगे खैरियत से कि अगर आस पास मुल्क जो हैं वो उनमें आग लगी रहे। उसमें जो सबसे बड़ा रखना था वो बहुत अरसे से वो ईरान था, क्योंकि ईरान उनको डायरेक्टली चैलेंज कर रहा था बहुत अरसे से। अब इसमें जो एक और चीज शामिल होगी है, जो भी आपने टकर कार्लसन का इंटरव्यू अमेरिकन एम्बेसडर से इजराइल में जो है, उनका इंटरव्यू में उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि भाई कहाँ तक आपकी तौसी पसंदी का है, तो वो तकरीबन पूरा मिडल ईस्ट उसमें आता है। तो अब हम तारीख के ऐसे दौराहे पर खड़े हैं कि जहाँ पे जो रिलीजियस वॉरफेयर है वो इम्पॉर्टेंट हो रही है। आपने देखा कि जब अमेरिकी इंतज़ामिया स्ट्रगल कर रही थी अपने लोगों को एक्सप्लेन करने की कि वो क्यों प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की, तो कल लिंडसे ग्राहम ने, जो पाकिस्तान के साथ भी काफ़ी काम करते हैं और हमारी इस्टेब्लिशमेंट के भी काफ़ी करीब रहे हैं, उन्होंने कहा कि जी ये एक रिलीजियस वॉर है और ये हमारे लिए एक आर्मैगेडन है, उसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं। तो अब आप दुनिया में ऐसी जगह पे जा रहे हैं कि जहां पे कोई, एक तो इंटरनेशनल सिस्टम किसी कोई रोक टोक नहीं है, और जो एप्स्टीन फाइल्स के बाद आपको सामने आया कि एक तो वो निज़ाम हुकूमत है जो आपके सामने है। हम ईरान को रजीम कह के तो कहते हैं, लेकिन जिस मुल्कों में मैं बैठा हूँ यहाँ पे भी रजीम है, यहाँ पे भी एक पावर स्ट्रक्चर है, वो जब डिसाइड कर लेते हैं तो चीज़ें हो जाती हैं। तो ये बहुत तकलीफ दह बात है
ये जो दो एस्पेक्ट हैं कि वो किसी भी मुसलमान रियासत को ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं देखना चाहते। और अब मेरे ख्याल में मैं ये कहूँगा कि हम ज़रूर, हमारे यहाँ मुल्क में हमेशा ये डिस्कोर्स होता है कि यार हम सबके मामे क्यों बने बैठे हैं, हमें अपने आप की हिफाजत करनी चाहिए और अपने इंटरेस्ट में, ज़रूर ये बात सही है, लेकिन हमें ये तेज़ी से समझ लेना चाहिए कि मगरिब जब भी कोई कंसेशन देता है तो वो सिर्फ हमारी एलीट को कंसेशन देता है, वो पाकिस्तान को कंसेशन नहीं देता। तो हम बाहर वालों से एंगेज करें, ज़रूर एंगेज करें, हम कमज़ोर मुल्क हैं, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं, लेकिन हम ये ज़हन में सोचते हुए एंगेज करें कि हमें अपने आप को खुद ही प्रोटेक्ट करना है। जिस तरह इंडिया के साथ हमारी वॉर थी उसमें भी यही रहा। अब मेरे लिहाज से, जो मैं पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हूँ और मिडल ईस्ट को गहरे तरीके से पढ़ता हूँ, आपको एक पैटर्न वाज़े नज़र आता है। उन्होंने किन जगहों को अटैक किया, उन्हीं जगहों को जहां टेररिस्ट अटैक करते हैं, यानी तमाम पुलिस स्टेशंस को ऊपर हमले हुए, तमाम जो कॉमन्स थे सोसाइटी के, जहां पे सोसाइटी इकट्ठी रहती है, उसके उनको अटैक हुए। और हम देखें पाकिस्तान में भी जितने अटैक्स होते रहे, बलूचिस्तान में, दूसरी जगहों पे, कोशिश उसमें यही है कि जो सोसाइटी की वो वीक लिंक्स हैं उनको टारगेट किया जाए, जिसमें पुलिस स्टेशन है। अब जहां तक हमारा ताल्लुक है असदुल्ला साहब, हम मईशत कल परसों नहीं ठीक कर सकते, उसमें वक्त लगेगा। हमारी इंटरनेशनल पॉलिसी, हम फौरी तौर पे हम कंस्ट्रेंड हैं, लेकिन जो चीज़ हम खुद कर सकते हैं वो ये है कि रियासत का और अवाम का रिश्ता, जो दूरी बढ़ रही है, उस दूरी को दूर करें। उस दूरी को दूर करने का तरीका यह है कि सियासत जो है, एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। वो मुख्तलिफ लोगों को इकट्ठा लेके आता है कि जिसके ऊपर सबको यकीन हो, सब लोगों का उसके ऊपर इन्हिसार हो। तो अब इसमें सिर्फ मिलिट्री का काम नहीं, पॉलिटिशियंस, मेरी तरह के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, आप लोग हैं, हम सबको आगे आना है और मुल्क में एक ऐसा माहौल बनाना है कि जिसमें रियासत और अवाम का रिश्ता दोबारा हो, क्योंकि कोई कौम भी तब तक नहीं जीत सकती जब तक वो एतमाद साजी की फिजा ना हो। और दूसरा, अब हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि वी आर इन द टारगेट लाइन। आज नहीं, कल नहीं, परसों ये हमारे तक जंग आ सकती है। बिल्कुल सही। आप कह रहे हैं कि ईरान अगर फॉल करता है, डॉक्टर जफर साहब, अगर ईरान फॉल करता है तो फिर अगला नंबर पाकिस्तान का, तुर्किया का। क्या ये खदशा दुरुस्त है? क्योंकि पाकिस्तान ये समझता है कि नहीं, हमारे साथ ऐसा इसलिए नहीं हो सकता कि हम न्यूक्लियर पावर है। नहीं, उसमें देखें दो चीज़ें हैं ना। एक तो इसराइल, ये बात दुरुस्त है कि इसराइल डायरेक्टली हमारे पे हमला नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो हमला करता है तो हमारे मिसाइल्स भी स्ट्रॉन्ग है और हमारा टेक्नोलॉजिकली भी हम उसके मुकाबले पे है, और फिर न्यूक्लियर पावर वो भी है, हम भी हैं। तो एक मिलिटरली एक बैलेंस है। उनको इस तरह का वॉक ओवर नहीं मिलेगा जिस तरह ईरान में मिल रहा है कि वो उनके एयरक्राफ्ट या उनके आते हैं तो ईरान का डिफेंसिव सिस्टम उस तरीके से नहीं वर्कआउट कर। ठीक, ईरान एक एसिमेट्रिकल वॉरफेयर में ले जाकर उनको ब्लीड कर रहा है और करेगा वो अपनी स्ट्रेटजी के तहत, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक के यही होता है कि एक ब्रूटल होता है स्ट्रॉन्ग, और वीक जो है वो गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स, जो कि पहले ट्रेडिशनल टोपोग्राफी पे थे, आप टेक्नोलॉजी पे चलेंगे। तो इसराइल पे प्राइस पाकिस्तान के साथ एक तो ये पावर इक्वेशन है, मगर दूसरी तरफ जो हमें एनालिस्ट जो इस वक्त रीजन के ऊपर है, उनका जो ये ख़तरा जो ज़ाहिर कर रहे हैं, और वो उनकी कंटेम्पलेशन इस पे बेस नहीं है कि मिलिट्री स्ट्रेंथ के ऊपर। उनका ये है कि जिस वक्त आपके इसका हर चीज़ का एक स्पिल ओवर इम्पैक्ट होता है कि पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन जब हो रही होगी और या सिक्योरिटी इंस्टेबिलिटी होगी, उसका हमारे पे इम्पैक्ट आएगा। देखें, अफ़गानिस्तान में वॉर हुई, 20 years वॉर ऑन टेरर, उसमें हम हालांकि अमेरिका के साथ थे, मगर उसका स्पिल ओवर इम्पैक्ट इस तरह का है कि अभी तक हम उसमें फंसे हुए हैं और उससे हमारे से निकला नहीं जा रहा, क्योंकि रीजन एक उसमें कम्प्लेक्स सिचुएशन में आ जाता है। इसी तरह अगर ईरान में बाल्कनाइजेशन होती है या कोई पॉलिटिकल प्रोसेस चलता है, कोई सेक्टेरियन प्रोसेस चलता है, तो उसका हम, क्योंकि हम नेबर है, स्पिल ओवर इम्पैक्ट होगा। क्योंकि पॉलिटिकल आइडियाज़ का, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का स्पिल ओवर इम्पैक्ट होता है नेबरिंग स्टेट्स पे। एक तो ये उनका ख्याल है। दूसरा, इसी तरह हमारा भी है, हम भी उसके नेबर हैं और टर्की भी है। और इंटरेस्टिंगली दोनों कंट्रीज़ में प्रो ईरानियन एक सेंटीमेंट्स पाए भी जाते हैं, रिलीजियसली लिंकेजेस हैं, कल्चरल लिंकेजेस हैं, और ये सारी चीज़ें वहाँ एग्जिस्ट करती हैं। इसलिए तुर्किया को और पाकिस्तान को बड़ा केयरफुल होना पड़ेगा कि वहाँ के स्पिल ओवर इम्पैक्ट जो है हमें किस तरीके से देता है। हमारा तो बड़ा क्लियर है कि हमारा बलूचिस्तान में मूवमेंट चल रही है, और दूसरी तरफ वो है जिस तरह मैंने पहले कहा कि ईरान के अंदर भी है। तो ये 2012 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, रैंड कॉरपोरेशन ने
रिपोर्ट पब्लिश भी की थी, ब्लड बॉर्डर्स, जिसमें ये डिफरेंट मैप्स दिखाए गए थे। तो जो एनालिस्ट इस तरफ तवज्जो दिलाते हैं कि इस वॉर के बाद इसका इम्पैक्ट तो अब भी हो रहा है और होगा, और अगर ईरान जितना डिटरेट करेगा उसका फर्दर उसी इंटेंसिटी में इम्पैक्ट होगा। वो हमें ये नहीं डरा रहे कि इंडिया के वो इसराइल के कोई मिलिट्री मसल से, वो इसके साथ जो सोशो इकोनॉमिक रिपरकशंस है इसकी, उससे हमें डरा रहे। ये मैं कई जगह चैनल्स पे देख रहा हूँ तो एक हमारे एनालिस्ट बिल्कुल रिजेक्ट कर देते हैं, नहीं हमें कोई नहीं खतरा, हमारे बॉर्डर पे भी आ जाएंगे तो ये हो जाएगा। वो नहीं, हमें ये नहीं देखना कि सिर्फ मिलिट्री थ्रेट नहीं है, इकोनॉमिक थ्रेट है, सोसाइटल थ्रेट है, पॉलिटिकल थ्रेट है, रिलीजियस थ्रेट है, सेक्टेरियन कैंसर का मरीज है ऑलरेडी, इसके बाद एनवायरमेंटल थ्रेट है। तो वो ये होलिस्टिक पिक्चर जब आप देंगे तो उसमें ऑफ कोर्स इस जंग का हमारे पे इम्पैक्ट हो रहा है, होता रहेगा, और जिस तरह ये इवॉल्व करेगी और जिस डायमेंशन में जाएगी उस डायमेंशन के मुताबिक हमारी वल्नरेबिलिटीज बढ़ेगी। और जो इसलिए वो जो पहले कहा आदिल ने भी कि आपने सिनेरियोज बिल्ड करें कि इकोनॉमिक्स को हमने किस तरह मैनेज करना है, पॉलिटिकल किस तरह करना है, सिक्योरिटी को किस तरह करना है, टेररिज्म को किस तरह करना है, इंसर्जेंसीज को किस तरह, ये सिनेरियोज बिल्ड करने पड़ेंगे हमें, और उन पर हमें फोकस करना पड़ेगा, और उसके लिए प्रिपेयर्डनेस। अनफॉर्चुनेटली हमारा उस पर फोकस कम है, हम सिर्फ रिजेक्शनिस्ट में बिल्कुल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ भी इशारा किया प्रोफेसर अदील मलिक साहब ने, जनरल साहब, कि हम अगर पॉलिटिकली स्टेबल नहीं है, हमारी सोसाइटी इकट्ठी नहीं है, और यहाँ पर अगर लूप होल्स हैं, तो हम देख रहे हैं कि अभी भी जो टेररिज्म है बलूचिस्तान बेल्ट में भी प्रॉब्लम है, और के काफ़ी सारी बेल्ट्स में, फिर खैबर पख्तूनख्वा के भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ जो इंसर्जेंसी की जद में है। तो बराह रास्त तो हमला शायद इजराइल पाकिस्तान पर करने की गलती नहीं करेगा, लेकिन वो किसी और तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर ईरान फॉल करता है तो पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस होंगे। इस पर बाकी दोनों मेहमानों का इत्तेफाक है, आप क्या समझते हैं? देखिए, चैलेंजेस तो बिल्कुल बढ़ते हैं जी। द वॉर इज हमारा एक्सपीरियंस भी पास्ट का इतना अच्छा नहीं है। अफगानिस्तान की मिसाल अभी दी गई, पर अफगानिस्तान का कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा डिफरेंट था क्योंकि हम उसमें इन्वॉल्व जरा डिफरेंट तरीके से थे। वहां पे तो आपका ये एक फिक्रा बड़ा पुराना मुझे याद पड़ता है कि वहां पे ढूंढना पड़ता है कि कोई पाकिस्तान के हक में आपकी किताब में लिखा हुआ सब जैसे अफगानिस्तान में कोई पाकिस्तान का हामी ढूंढना पड़ता है बराबर। जी हाँ, तो वो वाकई ढूंढने इसलिए पड़ता है कि पहले वो तालिबान, अमेरिका ने अफगानिस्तान के लोगों को बताया कि ये तालिबान आपके ऊपर बिठाए हैं पाकिस्तान ने, और उनको ये नहीं बताया कि इनका जिहाद हमने नेब्रास्का यूनिवर्सिटी में लिखा जो 15 मिलियन किताबें छाप के बारे, ये चीज नहीं बताई। पाकिस्तान तक छोड़ दिया तालिबान हमारे खिलाफ। नॉर्दर्न अलायंस वालों को बताया गया कि नॉर्दर्न अलायंस वालों को बताया गया कि तालिबान आप पे पाकिस्तान ने भेजे, और इनका जहाज जो उन्होंने लिखा उसका नहीं बताया। फिर तालिबान को बताया कि जी अमेरिका को सपोर्ट हुई, पाकिस्तान अमेरिका को सपोर्ट करता है, तालिबान खिलाफ हो गए। तो वहां की एनवायरनमेंट थोड़ी डिफरेंट है, बट इसके इफेक्ट आएंगे। जो बात आप कर रहे हैं पॉलिटिकल, जो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सवाल है, जो बाकी जफर साहब भी और डॉक्टर साहब भी कर रहे हैं, वो यही है कि आर वी इन पीस विद आवरसेल्व्स? दैट हैज टू बी अचीव्ड। बहुत जरूरी, पीस विद इन विल ब्रिंग अस पीस विदाउट, इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए। तो इसका सिंपल, मैं तो हमेशा यही कहता हूं कि जब तक पॉलिटिकल क्लैरिटी और वन नेशन वन नैरेटिव के साथ, आप पॉलिटिकल क्लैरिटी के साथ, वन नैरेटिव के साथ, तो यू विल विन वॉर एंड यू विल बी एबल टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ जो बाहर के खतरात है। ये चीज नहीं होगी तो फिर क्यास रहेगा, इंटरनल क्यास फिर आपको वीक करता है। यही बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज आपने दिया, बिल्कुल ये, और इस वक्त ज़रूरत भी है कि पूरी कौम जो है वो मुत्तहिद हो, पाकिस्तान के तमाम इदारे मुत्तहिद हों और कौम इदारे साथ खड़े हों। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आदिल मलिक साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।